हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक जो है इन्वायरमेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन लेमैन्स लैंग्वेज इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो हमारे आसपास क्या क्या पाया जाता है? हमारे आसपास दूसरे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सॉइल, वाटर, एयर और भी बहुत कुछ। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस स्लाइड में आपको एक डायग्राम दिख रही है जिसमें एक प्लांट है। तो ये प्लांट किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी जगह पे अकेला नहीं रह सकता, ये बहुत सारी और चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम एक एक करके उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एनर्जी। तो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आपको पता है प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट रिक्वायर्स सनलाइट। तो सनलाइट जब प्लांट पे पड़ती है, उनके लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, वो फोटोसिंथेसिस करता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और प्लांट जो है वो अपना खाना जो है वो बनाते हैं, मतलब शुगर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है उनको। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर। तो प्लांट्स नीड वाटर, विदाउट वाटर दे कांट complete the process of photosynthesis. After that they require carbon dioxide, and carbon dioxide is present in air, so no carbon dioxide, no photosynthesis. So the plant, it is depend upon sunlight, it is depend upon water, and it is depend upon air. Similarly, you can see in the diagram soil. The plant is also dependent upon soil to get the nutrition. Plant, it need various micro and micronutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, iron. ये सब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं कि ग्रोथ के लिए। अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। उसके लीव्स जो हैं वो येलो टर्न कर जाएंगे, लीव्स की कर्लिंग हो जाएगी, या उसके ऊपर जो फ्रूट्स लगेंगे उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये सब प्लांट्स को सॉइल में से मिलता है। सिमिलरली यू कैन सी अ बर्ड इन द पिक्चर। तो ये बर्ड भी प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, ये भी प्लांट के इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। ये बर्ड जो है ये प्लांट के ऊपर जब सीड्स लगेंगे वो उन सीड्स पे फीड करेगा, उन सीड्स को खाएगा, और फिर उड़कर कहीं दूसरी जगह जब चला जाएगा तो वहाँ पे जाकर प्लांट है, बर्ड है, उसने कुछ खाया है, वो एक्सक्रीट भी करेगा। जब एक्सक्रीट करेगा तो अपनी जो बीट है उसमें जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह पे जाके वो छोड़ देगा, डिस्पर्स कर देगा। वहाँ पे जाके दोबारा से नए पेड़ उग जाएंगे, नए प्लांट्स उग जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने में ये बर्ड उसकी हेल्प करता है। सिमिलरली यू कैन सी अ बटरफ्लाई भी देख पा रहे हैं आप एक पिक्चर में। तो बटरफ्लाई जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। अगर फ्लावर पॉलिनेट नहीं होगा तो सीड्स नहीं बन पाएंगे प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट्स की आगे फ्यूचर जनरेशन जो है वो नहीं चल पाएगी। सिमिलरली ग्रॉसहॉपर भी है, ग्रॉसहॉपर प्लांट्स के लीव्स पे फीड करता है। उसके बाद आप एक जबरा भी देख पा रहे हैं। जबरा जो है वो प्लांट्स पे फीड करता है और उसकी पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। नीचे सॉइल में एक इंसेक्ट भी है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में होते हैं। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स जो हैं वो डेड डिकेइंग लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। मतलब प्लांट के ऊपर से जब लीव्स नीचे गिरेंगे सॉइल में तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये इंसेक्ट जो हैं उन लीव्स को डिकम्पोज कर देंगे, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट प्लांट्स को न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से मिलती रहे, सॉइल जो है वो फर्टाइल रहे। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या बात समझ आई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी प्लेस पे अलोन सर्वाइव नहीं कर सकता, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ें उसका इन्वायरमेंट फॉर्म करती हैं। तो हमें इस एग्जांपल से समझ आया कि एक ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उसके ग्रोथ एंड सर्वाइवल को अफेक्ट करती हैं।
तो हम इन्वामेंट में पाए जाने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स को दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इस स्लाइड्स में देख पा रहे हो कि हमें दो अलग अलग कैटेगरीज में बनाई हैं। एक है नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरे हैं लिविंग एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में आ जाते हैं हमारे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो आपने इस एग्जांपल से समझा कि किस तरीके से सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल ये सारे कंपोनेंट कितने इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। उसी तरह नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग कंपोनेंट जो हैं जैसे कि बर्ड, बटरफ्लाई, ज़िब्रा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, ये सब भी प्लांट को अफेक्ट कर रहे थे। तो ये सब लिविंग हैं, इसीलिए हमने इनको लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में रखा है। सो एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स which affect an organism and ultimately determine its forms and survival is environment. Or in other words, we can say environment is the sum total of conditions in which an organism have to survive or maintain the life process, and it influences growth and development. So environment में सब चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, जो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स की। तो इन्वायरमेंट की 4 मेन करैक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला, इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ लिविंग, बायोटिक और नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। तो हमें समझ आया, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि इन्वायरमेंट में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, और वही सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। Number 2, its working is based on interactive and functional relationship between the biotic and abiotic component. तो इन्वायरमेंट की जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे पाए जाने वाले बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो हो रही है, किस तरीके से जो मैटर है, जो बायोमास है, वो फ्लो हो रहा है थ्रू द फूड चेन विद द हेल्प ऑफ फूड चेन्स, फूड वेब्स। ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। तो किस तरीके से सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर ही उस इन्वायरमेंट की वर्किंग जो है वो चलती है। नंबर 3, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन पर डिपेंड करते हैं फॉर एनर्जी। ग्रीन प्लांट को एनर्जी चाहिए सन से फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे प्रोड्यूस फूड एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। बाकी के एनिमल्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। सो इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन सन। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी फूड चेन में थ्रू आउट द इकोसिस्टम एनर्जी जो है वो सन से ही आती है और वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय। उसके बाद 4th पॉइंट है इन्वायरमेंट जनरेट इट्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर। So we know plant, they perform photosynthesis, they produce their food, they store food in the form of organic matter. तो जो plants हैं उनके अंदर organic matter store होता है in the form of their biomass। उसके बाद जब plants अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, दैट डिके हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में आ जाता है। सॉइल से वो प्लांट्स जो हैं दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो दोबारा से उसकी साइकिलिंग होती रहती है। इस तरीके से एक इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे खुद का ही एक ये जो भी इन्वायरमेंट होता है एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बाहर से हमें सनलाइट मिल रही है, उसके बाद अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट की, एनर्जी, बायोमास, जो भी चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड बाकी के ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड हैं, वो प्लांट की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस तरीके से साइकिलिंग होती रहती है एनर्जी की एंड मैटर की इन एन इन्वायरमेंट।
अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के टाइप्स के बारे में। तो इन्वायरमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू टू मेन क्लासेस, फिजिकल और एबायोटिक या नॉन लिविंग भी हम इसको कह सकते हैं, एंड बायोलॉजिकल, बायोटिक और लिविंग इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है दैट इज़ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, लैंड, एयर एंड वाटर। एंड बायोलॉजिकल और बायोटिक और लिविंग इन्वायरमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैन। यानी कि जो भी लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, वो बायोलॉजिकल बायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ समझने की बात ये है कि सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट ही जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता। एज यू नो कि चाहे ह्यूमन हो या बाकी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी भी अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, एनिमल सोसाइटीज़। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि हनी बीज जो हैं वो अपने कॉलोनीज़ में रहती हैं, एंड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने झुंडों में रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं। तो उनकी जो सोसाइटीज़ होती हैं वो भी उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। किस तरीके का कल्चर है एक इन्वायरमेंट का, किसी एरिया का, किसी ऑर्गेनिज्म का, कैसा वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब चीज़ें भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिटेल में। फिज़िकल, नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट को तीन जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लैंड, एयर एंड वाटर। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। तो लैंड जो है ये एक प्री मोस्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसको रहने के लिए, घर बनाने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो लैंड पर ही पॉसिबल है। उसके बाद लैंड से हमें बाकी के रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स, फूड, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ लैंड पर ही पॉसिबल है। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और बाकी की भी बहुत सारी एमिनिटीज़ जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, उसके लिए हम लैंड पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा अब लैंड की टाइप, मतलब जोग्राफिकल फैक्टर, लैंड कैसी है, वो हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरिया है, ये सब चीज़ें भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एयर की। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में पाए जाने वाली सभी गैसेस के ऊपर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, वी कांट ब्रीथ विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस, they are equally important as we are indirectly depending upon those gases. As you know, the plant, they require oxygen for the process of photosynthesis, and the plants also need nitrogen. नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज यू नो कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, एंड बट प्लांट जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। दे आर डिपेंडिंग अपॉन वेरियस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो प्लांट को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को वो प्रोवाइड करते हैं। सो अदर देन दिस देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स ऑन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड। लाइक अगर हम एटमॉस्फेयर के बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, उसकी डायरेक्शन, किसी एरिया का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर कंडीशंस, तो ये भी सारे एयर या एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर की बाकी की जो भी फैक्टर्स हैं वो सभी एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद वाटर। तो वाटर आपको पता है इट इज़ अ प्रीरिक्विजिट ऑफ द लाइफ। वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ originated in the water, and water is most essential requirement.
तो वाटर, वी नीड वाटर एंड अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, for the purpose of washing, bathing, irrigation, for the running industries and many other purposes we need water. उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल, बायोटिक या लिविंग इन्वायरमेंट की, जिसमें आ जाते हैं हमारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ये सब लिविंग कंपोनेंट हैं, लिविंग हैं, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ग्रोथ एंड सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। एनिमल्स में बहुत तरह की इंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, यानी कि सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो दूसरे स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ये एक तरह का रिलेशनशिप है। उसके बाद पैरासिटिज्म है, एक पैरासाइट है और होस्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है। इस तरीके की बहुत सारी इंट्रैक्शन जो हैं वो एक इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट्स की बात करें तो आपको पता है प्लांट्स दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम, जिनको हम फूड फैक्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो सनलाइट के, सोलर एनर्जी को फिक्स कर सकते हैं और पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है वो प्लांट्स की वजह से ही पॉसिबल है। एंड देन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस एज यू ऑल नो दे अफेक्ट environment less positively and more negatively. So these three components, plants, animals and humans, they form our biological environment. अब हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट की। तो हम किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, कैसा हमारी सोसाइटी का कल्चर है, किस तरीके के कस्टम्स हैं वहाँ पे, किस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज क्या हैं, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग क्या है, ये सब चीज़ें भी किसी भी इंडिविजुअल को इक्वली अफेक्ट करती हैं। जितना इम्पॉर्टेंट नेचुरल इन्वायरमेंट है उतना ही सोशल इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों के कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज़, इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत वेरिएशन होती है। जैसे कि अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों का कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका बात करने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में बहुत वेरिएशन होती है। तो हम सोशल इन्वायरमेंट को तीन अलग अलग हेडिंग के अंडर पढ़ सकते हैं, जैसे कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो कल्चर इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज, कस्टम, लाइफस्टाइल्स, अलग अलग एरिया में रहने वाले, अलग अलग सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरह के उनके कल्चर को वो फॉलो करते हैं और ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर जो है, किसी एरिया में रहने वाले लोग कितने पॉलिटिकली एक्टिव हैं, कितने पॉलिटिकल अवेयर हैं, उनको अपने राइट्स की, अपनी ड्यूटीज़ की कितनी नॉलेज है, ये सब भी उस इन्वायरमेंट में, उस एरिया में रहने वाले लोगों की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। उसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर अगर हम देखें तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, परचेजिंग पावर, ये सब डिपेंड करता है कि किसी एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली कितने साउंड हैं। अगर वो इकोनॉमिकली साउंड होंगे तो वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनकी अच्छी परचेजिंग पावर होगी तो वो अपनी जो बेसिक लाइफ की एमिनिटीज़ जो हैं वो उनको परचेज़ कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।